मैं सबसे पहले डॉक्टर चैताली ठक्कर जी को आमंत्रित करूंगा कि वो अपनी बात रखें। उनका परिचय थोड़ा सा मैं आपको दे दूं। आप गुजरात के कच्छ क्षेत्र के जिला भुज के गवर्नमेंट कॉलेज श्री राम जी रवजी लालन कॉलेज में गुजराती विभाग की अध्यक्ष हैं। गुजराती साहित्य और साहित्य के विभिन्न विषयों पर अपने एमए, एमफिल, पीएचडी की। उसके बाद सहायक प्राचार्य के रूप में कार्य किया और आज गुजराती विभाग की अध्यक्ष है। गुजराती साहित्य परिषद, गुजराती साहित्य अकादमी दिल्ली आदि अनेकों संस्थाओं द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में वक्तव्य और व्याख्यान दिए। काका साहब के साहित्य विशेषकर दो पुस्तकों, काका का हिमालय प्रवास और उतराती दिवाली पर गुजराती में अच्छे व्याख्यान दे चुके हैं। उस पर काफी उन्होंने उनका अध्ययन किया है। गुजराती की अनेकों पत्रिकाओं और पुस्तकों में आप आगे देती रही है। आज आप काका का हिमालय प्रवास पर अपने विचार हम लोगों के साथ हिंदी में साझा करेंगी। आप गुजराती की प्रवक्ता है, लेकिन जैसा हम लोगों ने आग्रह किया तो हम लोगों को थोड़ी सुविधा रहेगी, इसलिए वो हिंदी में अपनी बात रखेंगी। कहते हैं कि मेरी हिंदी अच्छी नहीं है, हो सकता है बीच बीच पे कुछ त्रुटि हो, लेकिन जैसी भी है आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर चैताली जी से आग्रह करता हूँ कि आप अपनी बात लोगों के साझा करें। चैताली जी। धन्यवाद। मेरी आवाज अच्छे से आ रही है? जी जी जी, अच्छे से आ रही है। ठीक है। आचार्य काका साहेब कालेलकर द्वारा संस्थापित विश्व समन्वय संघ आयोजित इस गोष्ठी में सभी को मेरा सादर प्रणाम। आचार्य श्री की 43वीं पुण्यतिथि पर उनका पुण्य स्मरण करते हुए मैं आज गुजराती में लिखी उनकी किताब हिमालय का प्रवास के बारे में मेरी शक्तिमती अनुसार कुछ बातें आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। मुझे इस तरह आदरणीय श्री काका के साथ जोड़ने का अवसर जिन्होंने प्रदान किया, वह माननीय श्री कुसुम जी का आरंभ में ही आभार प्रदर्शित करते हुए मेरी बात का आरंभ करना चाहूंगी। मेरा विषय है हिमालय की यात्रा, एक अनूठा यात्रा योग। काका साहेब कालेलकर का यह जो पुस्तक है वह हिंदी में अनुदित किया गया और दादा धर्माधिकारी जी ने इस पुस्तक का गुजराती में से हिंदी में अनुवाद किया है। मैं आज जब इस पुस्तक के बारे में बात करने वाली हूँ तो मेरा अभ्यास गुजराती पुस्तक के संदर्भ में मैंने किया है और यह जो पुस्तक हिमालय का प्रवास गुजराती में लिखा गया वह पुस्तक 1924 में प्रथम आवृत्ति के रूप में प्रकाशित हुआ। आज ये दोनों पुस्तकें मेरे पास हैं। दादा धर्माधिकारी जो अनुवाद करके हमें उपकृत किया है उन्होंने वह, और गुजराती में जो हिमालय का प्रवास नवजीवन ने प्रस्तुत किया है वो दोनों ही मेरे पास है। और मैंने हिंदी जो अवतरण दिए हैं उसमें मैंने हिंदी पुस्तक का आधार संदर्भ लिया है। नवजीवन ट्रस्ट द्वारा प्रकाशित इस पुस्तक में काका जी ने जो प्रवास किया है उसके बारे में प्रारंभिक वचन हमें मिलते हैं और हम देख सकते हैं कि यह यात्रा हिमालय की उन्होंने की है 1912 में। 40 दिन तक पैदल चलकर की हुई यात्रा के बारे में उन्होंने सबसे पहले एक लेखमाला के स्वरूप में लेखन किया। बाद में यह पुस्तक पाया जाता है। साबरमती आश्रम के साथियों और विद्यार्थियों के संतोष के लिए वहां की हस्तलिखित मासिक अंक में यह लेख प्रकट हुए और बाद में पुस्तक के आकार में यह प्रवास वर्णन हमें मिलता है। इस कृति की बात करते वक्त आरंभ में ही
फलश्रुति का प्रकरण मुझे याद करना अच्छा लगेगा। और फलश्रुति के इस 45वें प्रकरण में वह एक जगह पर बताते हैं कि अगर लालच के साथ भय ना जोड़ा जाए तो काम अधूरा माना जाएगा। इसलिए जो कोई इस पुस्तक की बुराई करेगा, इसके वचनों पर मन में संदेह करेगा, उसे यह होगा वह होगा, और ऊपर की फलश्रुति के विषय में जो शंका करेगा वह तो कम से कम 4 कल्प तक रौरव नरक में सड़ता रहेगा। और जो कोई इस यात्रा वर्णन को पढ़कर फलश्रुति का अध्याय छोड़ देगा, वृथा पाठो भवेतस्य श्रम एव यदादत। अंतिम विधान का अर्थ है उसका सब पठन किया हुआ वृथा जाएगा और उसका परिश्रम भी व्यर्थ ही रहेगा। इसलिए समग्रतया इस पुस्तक का वाचन कितना अनिवार्य है उसका उन्होंने बखूबी मृदु शैली से उल्लेख किया है। क्योंकि इस बात को रमुज पूर्वक कहा गया है, फिर भी यह कथन इतना ही महत्वपूर्ण है, गंभीर है। इतनी सरलता और सहजता से वह अपने वाचक को, अपने पाठक को अपने साथ लेकर चले हैं। यहाँ पर एक बात जो हम देख सकते हैं वे है, पुनः पुनः हम देख पाते हैं उनकी मार्मिक शैली, और दूसरा है उनका स्पष्ट कथन करने की विशेषता। यह दोनों गुण हमें बार बार इस पुस्तक में से पसार होते हुए देखने को मिलते हैं। समग्र पुस्तक प्रवास साहित्य का पुस्तक है, यात्रा वर्णन का पुस्तक है, वह तो शीर्षक पर से ही हमें मालूम होता है। तो यह जो पुस्तक है उसके कुल 45 प्रकरण देखे जा सकते हैं। ज्यादातर देखा गया है कि प्रवास साहित्य का सर्जन गुजराती साहित्य में जब भी किया गया तब निबंध का साहित्य स्वरूप विशेष तौर पर उसे अनुकूल हुआ है, और साहित्य स्वरूप के इस प्रस्तुतिकरण के लिए निबंध या तो प्रवास निबंध हम ज्यादातर पढ़ सकते हैं। यह देखकर कहा जा सकता है कि इस पुस्तक के जो प्रकरण है वह स्वतंत्र तौर पर पढ़े जाएं तो उसका आनंद तो हमें मिलता ही है, लेकिन संबंध सूत्र लगातार पठन एक पुस्तक का हम करें तो भी उसमें हम उतना ही आनंद ले सकते हैं। एक सहृदय भावक की तरह मैंने इस पुस्तक को पढ़ने की, समझने की जो कोशिश की है वो मैं एक समीक्षा के रूप में आज प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह प्रवास पुस्तक आरंभ में जब शुरू होता है तो अर्पण की जो पंक्तियां हैं वो याद करते हुए उन्होंने अपने प्रिय मित्र साथी अनंत बुआ मर्डेकर का पवित्र स्मरण उन्होंने किया है, और उसी पवित्र स्मरण को यह पुस्तक अर्पण किया है। उसके बाद हम 3 विशेषताएं देख पाते हैं। पहली जो विशेषता है वो है जीवन की दागी के रूप में प्रस्तावली। इतिहास नामक कुछ विगत आलेख उन्होंने दिया है, और उसके बाद विदायना वचनों ऐसा करके उन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना की बात की है। इस निमित्त से हिमालय के बारे में थोड़ी सी बात करके उन्होंने पाठक का रस संचित किया है। साथ ही में यह जो पुस्तक है उसकी यह गुजराती 6वीं आवृत्ति है। इस आवृत्ति में उन्होंने एक यात्रा मार्ग का नक्शा भी दिया है, जिसमें यात्रा मार्ग, जंगल से जाने वाला मार्ग और नदी, और आखिर में रेल मार्ग का दिशा सूचन किया हुआ है। हम देख पाते हैं कि प्रकरण नंबर 18 के प्रारंभ में यात्रा मार्ग के लिए वो कहते हैं यात्रा करने से पुण्य मिलता है, लेकिन चाहे जिस ढंग से यात्रा करने से करे तो नहीं मिलता, लेकिन जो पैदल चलकर जाता है उसे पूरा 100% पुण्य मिलता है। जो आदमी के कंधे पर या पालकी में बैठकर जाता है उसे आधा पुण्य मिलता है। जो पशु की सवारी पर तीर्थ करता है उसका पुण्य लगभग नहीं के बराबर होता है। और आज की स्थिति में इतना जोर देना चाहिए कि रेल या मोटर में बैठकर जो यात्रा करे उसे पुण्य के बदले पाप ही लगेगा। बहुत ही मृदु शैली में उन्होंने यह कथन किया है। वह विचारणीय तो है ही, साथ ही सर्जक के व्यक्तित्व का भी यहाँ चित्रण देखा जा सकता है।
कहना चाहिए कि काका साहब ने यह जो प्रवास वर्णन लिखा है उसके निमित्त रूप हम जीवन समग्र का नहीं परंतु जीवन के थोड़ी बहुत अंशों का दर्शन कर पाते हैं। वह थोड़े बहुत अंश जिसमें उन्होंने प्रवास किया है। गुजराती में जो एक प्रख्यात विवेचक हुए अनंतराय रावल, उनके शब्दों में कहें तो प्रवास कथा मनुष्य के जीवन की आप बीती की कथा है। जो जीवन में प्रवास हुए हैं उनकी कथा है। और इस विचार के साथ आगे बढ़े तो कह सकते हैं कि प्रवास कथा और आत्मकथा का स्वरूप भले ही एक दूसरे से भिन्न साहित्य स्वरूप हो, लेकिन उसमें व्यक्ति ने किए हुए सफर की बात आलेखित होगी ही होगी। इस पुस्तक में काका साहब ने प्रवास का हेतु प्रदर्शित किया है। वे इस यात्रा के संकल्प से हम सब पाठकों को अवगत भी करते हैं। हिमालय के पांचों खंड देखने की संकल्पना और उसकी पूर्ति और उनके शब्द चित्रों को अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही वह उन्हें प्रेम चित्र के तौर पर हमें अवगत करते हैं। प्रवास के लगभग 7 साल बाद यह सारे संस्करण लेखमाला के रूप में हम देख पाते हैं और तब हम जानते हैं कि यह इतने सालों के बाद जब लिखा गया तो स्मृति पर इसका मदार यानी कि इसका आधार विशेष रहा होगा। इसलिए पुस्तक के पठन दौरान जब यात्रा के वर्णन पढ़ते हैं तो यह वर्णन हमें जरूर आकर्षित करते हैं, जिसके कुछ दृष्टांत यहाँ मैं देना चाहूंगी। यह स्थान बोधि गया है। आसपास प्राचीन ऋषियों के समान बड़े बड़े वृक्ष हैं। इन वृक्षों ने कितनी ऋतुएं सही होंगी, कितने प्राणियों की सहायता की होगी और कितने साधकों की श्रद्धा भक्ति के यह साक्षी रहे होंगे। तो आगे एक जगह पे बंगाल के एक ग्रामीण जीवन की बात करते हुए वह कहते हैं, बंगाल का ग्रामीण जीवन सादा और सुंदर है। बंगाली झोपड़ियों के छप्पर सुडौल और सुंदर होते हैं। उनकी दीवारें उम्दा मिट्टी से पोती होती हैं। जहाँ जाइए वहाँ गायन वादन सुनाई देता है। लेकिन मेरा यह ख्याल है कि जाति भेद की शक्ति के कारण गांव में एकता का विकास सुचारू रूप से नहीं होता होगा। खरडह जैसे छोटे से देहात में भी बड़े बड़े पंडित रहते हैं और बिना प्रतिष्ठा की इच्छा किए विद्या की उपासना करते हैं। हिमालय के बारे में वो बताते हैं, हिमालय आर्यों का यह आद्य स्थान, तपस्वियों की यह तपोभूमि, पुरुषार्थी लोगों के लिए चिंतन का एकांत स्थान, थके मांदों का विश्राम स्थल, निराश बने हुओं का सांत्वन, धर्म का पिहर, मुमुक्षुओं की अंतिम दिशा, साधकों का ननिहाल, महादेव का धाम और अवधूत की शैया है। मनुष्य को तो ठीक, पशु पक्षियों को भी हिमालय का अपूर्व आधार है। सागर से मिलने वाली अनेक नदियों का वह पिता है। उसी सागर से उत्पन्न बादलों का वह तीर्थ स्थान है। कवि कुलगुरु ने देवतात्मा नगाधिराज को पृथ्वी का मानदंड जो कहा है, सो अनेक अर्थों में यथार्थ है हिमालय। भूलोक का स्वर्ग और यक्ष किन्नरों की निवासी भूमि है। वह इतना विशाल है कि उसमें संसार के सभी दुख समा सकते हैं। इतना शीतल है कि सब प्रकार की चिंता रूपी अग्नि को वह शांत कर सकता है। इतना धनाढ्य है कि कुबेर को भी आश्रय दे सकता है और इतना ऊंचा है कि मोक्ष की सीढ़ी बन सकता है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण हिमालय क्या है, प्रकृति के तत्वों के साथ उसका सामंजस्य और अलौकिक जगत की अनुभूति जैसे मुद्दे हम इस प्रवास वर्णन के हर पन्ने पन्ने पर देख सकते हैं। यहाँ एक अनूठा सौंदर्य लोक हमको दिखाई पड़ता है। प्रासादिक शैली में सहज प्रस्तुत यह गद्य अलंकार और लालित्य के कारण कितना सुंदर बना है, वह हम दृष्टांतों के अधीन देख पाते हैं। और अलंकरण जहां जहां हुए हैं उनके कुछ चुने हुए दृष्टांत मैं यहाँ देना चाहूंगी। आसपास हर एक घाटी में सफेद सफेद बादल आलसियों की तरह सोए हुए थे। तो आगे बताते हैं, जब हम उतर रहे थे तब घाटी में सोते हुए बादल स्कूली लड़कों की तरफ आंखें मलते हुए उत्तर की हिम प्रदेश की पाठशाला की ओर जाने लगे। बादल की बात आगे करते हैं।
इस प्रदेश में इस ऋतु में बादलों का कार्यक्रम बड़ा ही नियमित होता है। रात को बादल जहां तहां घाटियों में सोते रहते हैं। 8-9 बजे जमुआइयां लेते हुए उठते हैं। धीरे धीरे फिसलते फिसलते पर फिसल कर नीचे जाने के बदले ऊपर उठते हैं, इसलिए उन्हें उछलते उछलते कहना चाहिए ना। यहाँ से हमने एक घने जंगल में प्रवेश किया। जिधर देखिए छाया ही छाया, ना कोई पेड़ हिलता था न डोलता था, मानो ध्यानी ऋषियों का सम्मेलन हो। प्रवास में आने वाली दिक्कतों के बारे में भी यहाँ लेखक कुछ बताते हैं। एक जूता पहना नहीं जाता और खुले पैर से चलने लगूं तो रास्ते पर नहा धो के तैयार हुए कंकड़ बीछी के डंक के जैसे खुद का प्रताप दिखाए बगैर रहते नहीं थे। तो हम देख पाते हैं कि जहां भी मुश्किल दिक्कतें आई हैं, उन्हें भी काका साहब ने हकारात्मक तरीके से अभिव्यक्त किया है। कहीं भी उसका रंज इधर नहीं देख पाते हैं। उपमा, दृष्टांत, सजीवारोपण, उत्प्रेक्षा जैसे अलंकार तो अनायास इस प्रवास वर्णन को सहज सौंदर्य से भर देते हैं। प्रवास के निमित्त जीवन दर्शन और लोक का दर्शन यहाँ पे सर्जक ने किया है। यह दर्शन प्रवास के साथ ही आने लगता है, तो साथ साथ उनके निरीक्षण जो तकलीफें हुई उनको भी हल्के से लिया और आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति और साथ ही उत्साह को हम यहाँ देख सकते हैं, क्योंकि यह साजिद रूप से यहाँ निरूपित है। बर्फ से आच्छादित स्थान के बारे में, सावधानी के बारे में एक प्रवासी की अंतर्दृष्टि भी यहाँ दिखाई पड़ती है। बर्फीले प्रदेश के रास्ते कितने तो कपटी होते हैं और उनकी वजह से होती दिक्कतें भी सतर्कता और समय सूचकता यहाँ हम प्रवासी की नजर से देख पाते हैं। यात्री का यह गुण अनिवार्य तो है ही और प्रशंसनीय भी है। एक जगह यहाँ चट्टी के नाम से पहचानी गई है। भिन्न भिन्न चट्टी के स्थान के उल्लेख यहाँ आते रहते हैं, जिसे पड़ाव कहा जा सकता है, जहाँ पर प्रवासी या यात्रालु खुद की थकान उतार सकते हैं और भोजन वगैरह बना सकते हैं। ऐसी जगह को चट्टी के नाम से काका परिचित करवाते हैं। यहाँ पर्वत, नदियां, स्थल, सन्यासी, साधु और उनके आश्रम, यह सारी बातें काका साहब जब करते हैं तब ये सारी बातें एक साथ एक दूसरे के अंदर भली भांति एक रूप होकर प्रकट होती हैं। एक समय एक रसमय लोक यहाँ पर हमें दिखाई पड़ता है और इसके कारण कहीं भी यह प्रवास का आलेखन कृतक नहीं लगता। साथ ही उनकी जो प्रवास वर्णन की शैली है वह भी खूब सहज है, स्वाभाविक है और साहित्य के नजरिए से देखें तो गुजराती साहित्य में गांधी युगी ने यह सर्जक और उनकी शैली सहज और स्वाभाविक दिखाई पड़ती है, जिस कारण भावक प्रासादिकता के गुण का अनुभव करता है। यह कथन कहीं भी शुष्क तो नहीं है, इसकी हमें प्रतीति होती रहती है। वह एक स्थान पर बताते हैं कि यह जो पड़ाव है उधर वे 3 साथीदार जो हैं, अनंत बुआ, स्वामी आनंद और वे खुद, यह तीनों में से बताते हैं कि मैं अंत में ही पहुंचता। कहीं भी जाना हो तो कैसे कहते हैं कि ये दोनों आगे पहुंच जाते थे और मैं पीछे रह जाता था। और पीछे रहने का कारण बताते हुए वो कहते हैं कि मैं हमेशा आखिर में पहुंचता, क्योंकि मेरे सिर पर सबसे ज्यादा भार था। रास्ते में जितने भी पेड़ पौधे मिलते उन सब की कुशल पूछना मेरा काम था। जितने फल फूल पक्षी नचाते थे वह सब मुझे बुलाते। जहाँ यह सब ना होते वहाँ आकाश के बादल तो होते ही थे। भाषा और निरूपण शैली के नावीन्य के साथ संस्कृत श्लोक और उक्तियां, भगवद गीता और अन्य कितने संस्कृत ग्रंथ का आधार लेकर वह बात करते जाते हैं। एक मुद्दा यह भी ध्यान देने योग्य है कि जहाँ एक समय पर गांधी जी ने उन्हें सवाई गुजराती के तौर पर नवाजा था, वही देखा जा सकता है कि काका साहब कालेलकर मूलतः मराठी है और उनकी मातृभाषा को भी उतना ही वह दुलार करते हैं। ऐसे सर्जक हिमालय की बात करते वक्त कहीं कहीं तुकाराम के अभंगों को सहजता से याद करते हैं।
तो कहीं कहीं पर उनकी मातृभाषा मराठी को भजन के स्वरूप में भी याद कर लेते हैं, जो बात दर्शाती है कि इस सर्जक व्यक्तित्व के मूल के साथ उनका कितना उत्तम अनुबंध है। अनुबंध की ही जो बात करें तो काका साहब जब प्रवास पर निकले हैं तब सहयात्री के तौर पर स्वामी आनंद और अनंत बुआ मडेकर उनके साथ इस यात्रा में जुड़े हैं। इस अनुबंध यानी कि मित्रता की सारी बातें बहुत ही हल्की तरह से चित्रित हुई हैं। हम देख पाते हैं कि स्वामी जब मिलते हैं तब दोनों मित्रों का मिलन कुछ इस तरह से इस शब्द शब्द सौंदर्य में आलेखित हुआ है। थोड़ी देर के बाद स्वामी आए। बड़ौदे में स्वामी का जैसा रूप देखा था वैसे अब वो ना थे। लंबी लंबी दाढ़ी, लंबी सी चोटी, उस पर एक फीके गेरुए रंग का मफलर और लंबी सी सफेद कफनी वाली मूर्ति नोकदार लकड़ी के साथ मेरे सामने आकर खड़ी हुई। प्रेमवश हमने एक दूसरे को आलिंगन दिया। बाबा अनंत बुआ तो प्रेम से रोने लगे। मैंने देखा कि स्वामी अच्छी तरह से मराठी में बात नहीं कर सकते थे। हर एक वाक्य के साथ उनको दिक्कत होती थी और हिंदी शब्दों को हटाने की वो कोशिश कर रहे थे। रात को हमने क्या खाया, कितनी रात तक बातचीत करते बैठे रहे और कब आग झपकी उसका मुझे बिल्कुल स्मरण नहीं है। सिर्फ इतना याद है कि उस वक्त स्वामी पुरुषचरण व्रत करते थे, इसलिए दूध पर ही रहते थे, कुछ खाते नहीं थे, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पीते थे। नींद ऐसी आई मानो निर्विकल्प समाधि हो। तो बुआ के साथ का जो मूक अनुबंध है उसका भी एक प्रसंग यहाँ मुझे याद करना अच्छा लगेगा। एक दिन ऐसा होता है कि ये 40 दिन की पैदल यात्रा में तीनों साथीदार छूट जाते हैं। उनका साथ एक दिन थोड़ा बिखर सा जाता है और होता ये है कि बुआ जी और स्वामी जी आगे निकल जाते हैं और हमारे काका साहब पीछे रह जाते हैं। और होता यूं है कि एक अनजान से गांव में जाना होता है और इस अनजान से गांव में दोनों मित्रों को, दोनों साथियों को किस तरह खोजें, तो उन्हें यहाँ एक बुद्धि चातुर्य युक्त प्रयुक्ति आजमाते हुए हम देख पाते हैं। और होता यूं है कि उपनिषद के जो मंत्र हैं वो स्वामी और बुआ जानते हैं या तो काका जानते हैं। हिमालय की पहाड़ियों के उस गांव में उन्हें नहीं लगता कि कोई भी यह उपनिषद के मंत्र उनके जैसे जानते होंगे, इसलिए उन्होंने ये गुनगुनाने शुरू किए उपनिषद के मंत्र। थोड़ी सी रात, थोड़ा सा अंधेरा हो चुका है और काका जी ये मंत्र गुनगुनाते चलते जाते हैं और वहीं एक दुकान के ऊपर का आवासी जो घर है उसमें से रसपूर्ण तरीके से आते हैं। तो समाज में, साधु लोग में फैले हुए दूषण को भी वह निर्भीक तरह से चर्चते हैं। आदि पात्र इस प्रवास कथा में कहीं ना कहीं सहयात्री बने हैं, अथवा तो यह कह सकते हैं कि यात्रा में उनका आना सहज है और बाद में उद्देश्यपूर्ण भी लगता है। बादरू और कैरासी जैसे सहायक कुली भी गौण पात्र की सुंदर भूमिका में यहाँ दिखाई पड़ते हैं। तो यात्रा के अंत में आया हुआ नया कुली खुद के लिए बार बार हमारा प्राण करके जैसे बात करता है, तब इस प्रवास कथा में हास्य का एक वातावरण भी खिलता देख पाते हैं। वारणा, असी, गंगा, यमुना आदि नदियां, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, बेलूर मठ आदि धर्मस्थान और उनकी यात्रा का अनुभव यही है। यह प्रवास कथा विभिन्न प्रकार के फूल और उनकी खुशबू, नई नई वनस्पतियां और बर्फीला प्रदेश, यह यात्रा की कोमल और कठिन अनुभूति एक साथ हमें पढ़ते वक्त करवाता है। यदि यहाँ पर यात्रा में कोई स्त्री का चित्रण भी आता है तो उसकी दशा का चित्रण भी है और संसार के वैराग से पैदा होने वाला हिमालय का चिंतन भी है।
यह भी हकीकत है कि कहीं पर इन सारे विचारों का भार पाठक को कहीं भी नहीं लगता। साथ ही इस पुस्तक की जो गुजराती आवृत्ति है, उनमें नगीनदास पारेख के जो टिप्पण रखे गए हैं, वे पुस्तक के अंत में है। वह भी वाचक को और खास तौर पर विद्यार्थियों को मदद रूप हुए हैं। वाल्मीकि, व्यास, कालिदास के बाद भास की तरह कोई पश्चिमी कवि की काव्य पंक्तियां सर्जक का व्यवहार साहित्य के ऊपर उनकी प्रीति का सूचन कर जाता है। धर्म परिवर्तन, अंग्रेजी शासन और विशेष रूप से अंग्रेजी शासन के प्रति परोक्ष रूप से उनकी नापसंदगी यहाँ दिखाई पड़ती है। एकांत के लिए प्रकृति के मूल स्वरूप में देखने के लिए जो आध्यात्मिक बात यहाँ प्रस्तुत की गई है, वह भी पाठक को देखनी चाहिए। एकांत की इच्छा जितनी स्वाभाविक है, उतनी ही विचित्र है। एकांत के लिए हम निर्जन स्थान खोजते मन में कहते हैं, कैसा निर्जन स्थान है? उस समय हमें यह ख्याल नहीं रहता कि हमारी उपस्थिति के कारण ही उस स्थान की निर्जनता मिट गई है। क्या यह इच्छा करना उचित है? धर्म है कि अमुक स्थान में अकेला मैं ही रहूं और दूसरा कोई ना रहे। हिमालय का प्रवास और उसके अंतर्गत अपनी इच्छा के बारे में वह प्रकरण नंबर 10 में बताते हैं कि हिमालय जाने की प्रथम इच्छा खुद के हृदय में कब हुई, यह कहना थोड़ा मुश्किल होगा। साथ ही वो बताते हैं कि स्वगृह को हम वापस लौटते हैं, वह है हिमालय की यात्रा। तो यह बात इस प्रवास की एक अनूठी ऊंचाई सिद्ध करता है। इस यात्रा के साथ अन्य यात्रा के संकल्प अंकुरित होते हुए हम देख पाते हैं। यह यात्रा के बाद खुद की और बुआ की जो अमरनाथ की यात्रा का संकल्प है, उसका भी यह सूचन आखिर में आता है और उमंग भी व्यक्त हुआ है। अंत में फलश्रुति से आरंभित यह बात फिर से वहीं पर आकर ठहरती है और काका साहब हिमालय के प्रवास की पूर्व तैयारी में कहते हैं कि पूर्व तैयारी के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो वो बताते हैं कि हिंदी भाषा का काम चलाऊ ज्ञान, स्थानिक इतिहास और स्थानिक भूगोल की जानकारी और प्रणय मित्रों का साथ और व्यय करने के लिए और घूमने के लिए खूब सारा समय अनिवार्य है। और यह सारी बातें बताते हुए वह खास तौर पर आरंभ में ही ढूंढते हैं कि मानवी जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा निष्क्रिय, निराग्रही और निस्वार्थ रह सकता है, वैसे वैसे वह प्रवास में ज्यादा से ज्यादा संस्कारिता लूट सकता है। आगे बताते हैं, देश का आत्मा और देश का विराट स्वरूप दोनों का एक साथ दर्शन करने के लिए यात्रा ही एक अमोघ साधना है। आगे बताते हैं, इंद्रियानुभव से मिलता आनंद परिमित है। मनुष्य जाति ने उसका अंत देखा है, लेकिन नहीं देखा है अंत जिसका, वह है हृदयानुभव से मिलते आनंद और ज्ञान का। उसकी विविधता अभी तक खत्म नहीं हुई। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि प्रवास बाद यात्रा और उसका साधना में रूपांतरित होने जैसा जो अनुभव है, अलौकिक अनुभव है, जो काका साहब को सौभाग्य इस अनुभव के प्राप्ति का मिला, वो आप सबको भी मिले। और मैं अपनी बात यहाँ रोकती हूँ। सभी का आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर आपने वर्णन किया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद चिताली जी। इस तरह से आपने पुस्तक के बारे में विस्तार से यहाँ चर्चा रखी। काका साहब ने ये यात्रा 1912 में की थी। 1912 में कितनी कठिनाई से वहाँ की यात्रा करते होंगे लोग, इसका अनुमान लगा सकते हैं। और उसको उन्होंने किस तरीके से अपने साथ लिया, सबको किस तरह से जोड़ा और उसको जोड़ते हुए जिस तरह से वर्णन किया, वो इस तरह से वर्णन करते हैं कि जो पाठक है वो उनके साथ चलता है। वो पाठक वहाँ की जो प्रकृति है उसको देखता है, वहाँ के लोगों को देखता है, वहाँ की संस्कृति को देखता है। उसी जुड़ने से, उसी जुड़ाव से उस पाठक के मन में रुचि जगती है
कि मैं भी वहां जाके देखूं। 1912 में भी इस तरह की कठिनाई होती थी, आज उस कठिनाई का हम अनुमान भी नहीं कर सकते। उस समय पैदल और कितनी साजो सामान के साथ, कितनी तैयारी के साथ जाना पड़ता था, और आज तो सुबह झोला उठाइए और चल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जैसा काका साहब ने कहा कि उस यात्रा में इंडिया को नहीं मिलता था, और इस तरह से बस में यात्रा को नहीं मिलता। तो वो बात ये है कि जिस तरह से उन कठिनाइयों को, रास्ते की कठिनाइयों को झेलते हुए जब आदमी आगे बढ़ता है, तब उसको जो अनुभव होता है, वो हवाई जहाज से वहां पहुंच जाएगा, उसको क्यों पता लगेगा। हेलीकॉप्टर से चले गए, वहां उतर गए और वापिस आ गए, क्या देखा आपने? मुझे लगता है कि डॉक्टर चेताली का ये बहुत ही शोधपूर्ण कार्य है, और जी। इनकी हिंदी बहुत अच्छी है। समग्र चित्रण उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किया, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो इसी के साथ हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। मैं अब अपने हमारे दूसरे वक्ता मित्र को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रेम प्रकाश जी को। प्रेम प्रकाश जी के बारे में थोड़ा सा परिचय मैं देना चाहूंगा। आप मूलतः पटना से हैं। कवि, लेखक, पत्रकार प्रेम प्रकाश जी के पिता स्वर्गीय श्री निर्मल भाई सक्रिय रूप से जयप्रकाश जी के स्वदेशी आंदोलन से जुड़े रहे, और उस आंदोलन में जेल भी गए। इस सबका प्रभाव प्रेम प्रकाश के व्यक्तित्व निर्माण पर स्वाभाविक रूप से उपस्थित रहा। जब वे स्नातक के छात्र थे, तभी उनका पहला कविता संग्रह खिलौना या आईना प्रकाशित हुआ। एमफिल भी उन्होंने उसी विषय पर की, जयप्रकाश आंदोलन और हिंदी कविता। इसके अतिरिक्त उनकी 4 अन्य पुस्तकें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, और 1992 से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में